Assalamu alaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist. I'm working at Global Special School for Child Development. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है उसमें बेसिकली आपकी फिजिकल और सेंसरी प्रॉब्लम्स अफेक्ट होते हैं और इसके पीछे कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नमनेस, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, डेफनेस, विजन लॉस, हेयरिंग प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अकर होते हैं इस डिसऑर्डर में, लेकिन उसके पीछे कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होता या न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी नहीं होती। अब आ जाते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स है साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, यानी कि ऐसे सीजर जो एपिलेप्टिक नहीं होते हैं, जिनका न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होता। सेकंड पे आ जाता है सेंस रिलेटेड इश्यूज या सेंस रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस। उसमें आपका सेंस से रिलेटेड जो जितनी भी आपकी सेंसेस हैं वो अफेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल टच की सेंस आपकी अफेक्ट होती है, टेस्ट की होती है, इसके अलावा विजन की होती है, हेयरिंग की होती है। ये सारी आपकी जितनी 5 सेंसेस है ये अफेक्ट होती है। पेन की होती है। इसके अलावा आपकी अनयूजुअल मसल टोन हो जाती है और पेन होता है आपको मसल्स में बहुत ज़्यादा, और आपकी मूवमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके स्वेलिंग प्रॉब्लम्स यानी कि डिस्फेजिया जिसको हम कहते हैं, आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसको स्वॉलो नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। डिजीनेस आ जाती है, डिजीनेस में सुस्ती महसूस करना, थकन महसूस करना, और उसके अलावा आ जाता है फेंट बिहेवियर से फेंट हो जाता है कोई पर्सन, अचानक से फेंट हो जाना, कहीं पे भी गिर जाना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ। तो कॉजेज़ में सबसे पहला कॉज जो होता है या रीज़न इसकी होती है इस डिसऑर्डर के होने की, वो होती है चाइल्ड अब्यूज़, यानी कि बचपन में अगर बच्चे के साथ कोई भी फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल अब्यूज़ हुआ है तो वो उसका कॉज में उसके आपको न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंड, आपकी कोई प्रेजेंट मेंटल इलनेस है, जैसे कि डिप्रेशन है और एंजाइटी है, आपको प्रेजेंट पे अभी इन करंटली आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है। फिर आ जाता है ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ हो आपके साथ जो जिसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हुआ, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जिससे आप ट्रॉमा से गुजरे हों। और लास्ट में आ जाता है कोई भी इवेंट आपने ट्रिगर, कोई ऐसा इवेंट है जो जब भी होता है ट्रिगर होने की वजह से आपको ये इसके सिम्टम्स अकर होते हैं। अच्छा, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम देखें इसमें कौन कौन से अप्लाई होते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है ब्लड सीपी हमने करवाना होता है। इसके अलावा हमारी MRI होती है, CT स्कैन होता है, EEG होता है, इनसे हम, और उसके अलावा आपके सिम्टम्स भी देखे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 वो सारे सिम्टम्स आपके मैच हो रहे हैं या नहीं, तब जाके हम इसको डायग्नोज करते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी होता है, हिप्नोथेरेपी होता है, फैमिली काउंसलिंग और पेरेंटल काउंसलिंग होती है, मेडिकेशन होती है, फिजिकल थेरेपी होती है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी कहते हैं, फिजियोथेरेपी, और इसके बाद आ जाती है बायो फीडबैक थेरेपी। तो ये सारी थेरेपीज जो होती हैं इसके लिए इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।